आज हम लोग बिजनेस स्टडी में लाभांश निर्णय और समता पर व्यापार दो टॉपिक पर स्टडी करेंगे। ये टॉपिक फाइनेंस का है, बिजनेस फाइनेंस का। लाभांश निर्णय क्या है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और बताया जा चुका है। कंपनी को जो लाभ होता है वो दो भागों में बढ़ता है। एक भाग को हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट विभाज्य लाभ, और दूसरे भाग को कहते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग। रोका गया लाभ। तो किसी भी कंपनी का लाभ का एक भाग जिसे कंपनी अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित करती है, बांटती है, उसे विभाज्य लाभ कहते हैं। और दूसरा भाग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, जैसे कंपनी के ग्रोथ के लिए रोक लेती है, रोक कर रखा जाता है विभिन्न प्रकार के रिजर्व के माध्यम से, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं हम लोग। तो लाभांश निर्णय क्या है? कंपनी के कुल लाभ में से कितना भाग अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जाए, यानी डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में बांटा जाए, और कितना भाग कंपनी की भावी ज़रूरतों के लिए, कंपनी के विकास की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी के विकास के लिए रोक कर रख ली, रिटेन कर लिया जाए। इसका निर्णय लेना ही लाभांश निर्णय कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। यानी सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के कुल लाभ में से कितना भाग अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जाए, इसका निर्णय लेना ही लाभांश निर्णय है। तो कंपनी के मैनेजमेंट पर, प्रबंधन पर दोनों तरफ से प्रेशर होता है। शेयर होल्डर के तरफ से प्रेशर होता है अधिक से अधिक लाभांश देने का, बांटने का। डायरेक्टर्स, ऑनर्स की तरफ से प्रेशर होता है अधिक से अधिक लाभ का हिस्सा रिटेन करने का, रोक लेने का। अब मैनेजमेंट को यहाँ दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन बनाने का मतलब ये है कि दोनों को खुश करना पड़ता है। लाभ का उतना ही भाग रोक के रखा जाता है जो कंपनी के भावी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है, और एक पर्याप्त हिस्सा अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जाता है। इससे क्या होता है कि अंशधारी शेयर होल्डर ग्रुप भी संतुष्ट रहता है और ऑनर ग्रुप या डायरेक्टर लोग भी संतुष्ट रहते हैं। तो पूरे लाभ का कितना भाग लाभांश के रूप में बांटा जाए और कितना रिटेन कर लिया जाए भावी ज़रूरतों के लिए, इसका डिसीजन लेना, और इसमें दोनों वर्गों के डिमांड में, मांग में तालमेल बिठाना। दोनों वर्गों का डिमांड का मतलब अंशधारियों का डिमांड होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का बड़ा से बड़ा हिस्सा उनमें बांटा जाए लाभांश के रूप में, और ऑनर ग्रुप का, डायरेक्टर्स का डिमांड होता है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रोक लिया जाए भविष्य की ज़रूरतों के। दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं कि ये डिसीजन लेना कि कितना भाग हम लाभ के रूप में, लाभांश के रूप में बांट दें, अंशधारियों के रूप में कितना भाग रोक के रखें, ये डिसीजन लेते इतना आसान नहीं है इस निर्णय को लेना,
इस निर्णय को लेते समय बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान में रखकर ही कंपनी निर्णय लेती है। किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये सारे पॉइंट्स हैं, उनको देखा जाए। अर्निंग, आय। यदि किसी कंपनी की आय अधिक है, यानी आय का मतलब यहाँ प्रॉफिट से है, यदि किसी कंपनी का प्रॉफिट अधिक हुआ है तब तो वो ऊंचे दर से लाभांश घोषित करेगी। लेकिन यदि किसी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है तो वो ऊंचे दर से लाभांश घोषित नहीं करेगी। प्रति अंश लाभांश की दर गिरेगी, कम होगी। अगर हानि हुआ है तब तो लाभांश दिया ही नहीं जाएगा। यानी लाभांश कितना दिया जाए, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो, वो कंपनी के प्रॉफिट पर भी डिपेंड करता है। आय भी निर्धारित करती है इस चीज़ को। आय की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये क्या है भाई? अब देखिए, कंपनी की आय अगर स्थिर है, स्थिर प्रकृति का है, तो तब तो कंपनी ऊंचे दर से लाभांश घोषित कर सकती है, अंशधारियों को संतुष्ट कर सकती है। लेकिन यदि कंपनी की आय मतलब प्रॉफिट अस्थिर है, यानी किसी साल बढ़ जाता है, किसी साल घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ऊंचे दर से लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है। और दूसरी बात ये कि आय थोड़ा बहुत घटने बढ़ने से लाभांश के दर में चेंजिंग में परिवर्तन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि आय का जो दर है उसको बढ़ाने घटाने का सीधे शेयर मार्केट पर असर पड़ता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है लाभांश की स्थिरता। मतलब ये कि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, लाभांश घोषित कर रही है पर शेयर प्रति अंश, वो सामान्यतः स्थिर रखना चाहिए। ये ना हो कि कंपनी की आय थोड़ी सी बढ़ी तो हम आय लाभांश का दर बढ़ा दिए, चलिए इससे शेयर मार्केट का रिस्पांस तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगले साल यदि कंपनी का लाभ घट गया तो फिर कंपनी ने डिविडेंड के रेट को डाउन कर दिया, घटा दिया, तो फिर इससे उल्टा शेयर मार्केट का रिएक्शन होगा, शेयर का भाव गिर जाएगा। तो आय थोड़ा सा बढ़ने घटने से भी डिविडेंड के रेट को, पर शेयर जो डिविडेंड का रेट है, दर है, उसको बढ़ाना घटाना नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आय की दर को, इस लाभांश की दर को स्थिर रखा जाए, प्रति अंश लाभांश पर शेयर डिविडेंड देते हैं उसे स्थिर रखा जाए, जब तक बहुत अधिक लाभ ना हो या जब तक हम ये सिक्योर ना हो जाएं कि भविष्य में भी लाभ तेजी से बढ़ेगा। अब आते हैं, चौथा पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, विकास की संभावनाएं। यदि कंपनी में विकास के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं, या भविष्य में विकास की संभावनाएं प्रबल हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को अपने लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रिटेन अर्निंग के रूप में रोक लेना चाहिए, यानी लाभांश कम देना चाहिए, नीची दर से लाभांश घोषित करनी चाहिए। और यदि कंपनी डेवलप कर चुकी है, विकास की संभावनाएं नहीं है, तब कंपनी ऊंची दर से लाभांश घोषित करे। पांचवा पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, रोकड़ प्रवाह स्थिति। लाभांश कैश के रूप में दिया जाता है। जब कंपनी लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करती है, शेयर होल्डर्स को लाभांश देती है, तो कंपनी के कैश का पोजीशन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। रोकड़ उतना होना चाहिए अगर लाभांश दिया जा रहा है तो। जनरली लोगों की यह धारणा होती है कि कंपनी को लाभ हुआ है तो कंपनी के पास रोकड़ की स्थिति मजबूत होगी। ऐसा नहीं है। हो सकता है कंपनी को पर्याप्त लाभ हो, अच्छा खासा लाभ हुआ हो, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो का पोजीशन खराब हो, तो फिर वैसी स्थिति में लाभांश की घोषणा करने या लाभांश वितरण करने में बहुत मुश्किल आएगी। अतः जब एक कंपनी का कैश फ्लो का पोजीशन मजबूत हो, यानी उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ हो और
अच्छा प्रॉफिट हुआ हो तो कंपनी को ऊंचे दर से लाभांश की घोषणा करना चाहिए। लेकिन यदि सिर्फ ऊंचे दर से लाभ तो अत्यधिक हुआ हो लेकिन कैश फ्लो का पोजीशन खराब है कंपनी का, तो फिर ऊंचे दर से लाभांश घोषित नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखकर ही लाभांश का रेट डिक्लेयर करना चाहिए कि कंपनी उतना चुका पाएगी या नहीं। अब आते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति। यहाँ कर का मतलब टैक्स ऑन डिविडेंड है। यहाँ कर का मतलब लाभांश पर कर है, आय कर नहीं है। यहाँ कर का मतलब टैक्स ऑन डिविडेंड। कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो अगर सरकार डिविडेंड पर कर की नीति ऊंची रखती है, ऊंची दर से लाभांश पर कर वसूलती है, तब तो कंपनी को वहाँ पर नीचे दर से लाभांश घोषित करें, यानी कम लाभांश बांटना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लाभांश बांटने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और यदि डिविडेंड ऑन टैक्स ऑन डिविडेंड यानी लाभांश पर कर की दर नीची हो, कम हो, तब कंपनी को ऊंची दर से लाभांश घोषित करना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अंश बाजार प्रतिक्रिया। याद रखिए, डिविडेंड का डिक्लेरेशन और का सीधा सीधा संबंध शेयर मार्केट से होता है। सीधे डिविडेंड जैसे डिक्लेयर करती है कोई कंपनी, उसका असर अंश बाजार पर पड़ता है। अंश बाजार तेजी से रिएक्ट करता है। अगर कंपनी ऊंचे दर से लाभांश घोषित करती है पहले के तुलना में, तो उस कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू तुरंत ऊपर जाता है, यानी तेजी से बढ़ता है, और उसके शेयर का डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है, यानी कंपनी के नेट वर्थ में वृद्धि होती है। लेकिन अगर कंपनी नीचे दर से या पहले की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में कम रेट से लाभांश की घोषणा करती है, तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू अचानक गिर जाता है, जमीन पर आ जाता है, और इससे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टर हैं, अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब लाभांश घोषित करते समय पहले से कम करें या पहले से अगर ज़्यादा भी हम घोषणा कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में, कमिंग ईयर में उस रेट को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि इस साल हम बढ़ाकर घोषित कर दें, हमें अपने कंपनी से का शेयर, हमारा शेयर का मार्केट वैल्यू ऊंचा हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन अगले साल यदि कम लाभ हो, हानि हो, और हम कम दर से लाभांश दें, तो फिर इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ेगा। ये सब देखकर ही लाभांश के रेट को बढ़ाना घटाना चाहिए। तो लाभांश देने से शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको भी ध्यान में रखकर लाभांश की घोषणा करनी चाहिए। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार तक पहुंच। यदि कंपनियों की पूंजी बाजार में आसानी से पहुंच है, पूंजी बाजार तक पहुंच का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह, यानी जहां से कंपनी जब चाहे कर्जा ले सके, आसानी से उसको कैश उपलब्ध हो जाए, लोन की रकम प्राप्त हो जाए, और वो अपना डिविडेंड बांट सके। तो यदि कंपनियों की पूंजी बाजार तक आसान पहुंच है, तब तो कंपनियों को ऊंची दर से लाभांश घोषित करना चाहिए। लेकिन यदि कंपनियों को कैपिटल मार्केट से लोन लेना, रकम प्राप्त करने में मुश्किल हो रहा हो, तो फिर उसे ऊंची दर से लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए। लीगल कंस्टेंट्स, वैधानिक बंधन। लाभांश घोषित करने के संबंध में कानूनी प्रावधान भी है। जैसे कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी अपने पेड अप कैपिटल में से लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि कंपनियों को पेड अप कैपिटल में से लाभांश की घोषणा करने की अनुमति कानून के द्वारा दे दी जाए, तो फिर कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ऋण पत्रधारी हैं, उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग कंपनियों को कर्ज देना बंद कर देंगे। तो कंपनी के कर्जदारों को एश्योर करने के लिए ये रूल्स है कंपनी एक्ट में कि कोई भी कंपनी
अपने पेड अप कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लाभांश की घोषणा पेड अप कैपिटल में से ना हो। कोई भी कंपनी लाभांश की घोषणा वर्तमान वर्ष के लाभ या पिछले वर्षों के रिटेन अर्निंग से ही कर सकती है, वो भी उसमें से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लाभांश वर्तमान वर्ष के या पिछले वर्षों के लाभों में से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद, यानी डिप्रिसिएशन का प्रोविज़न करने के बाद के लाभ में से दिया गया है, और यह लाभांश पूंजी में से पेड अप कैपिटल में से नहीं है। तो ये सारे फैक्टर से इनको सामने रखकर ही लाभांश नीति बनाया जाता है, लाभांश का डिक्लेयर की घोषणा की जाती है। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। यहाँ समता से मतलब कंपनी के इक्विटी शेयर से है, समता से मतलब समता अंशों से है। तो इसके नाम से लगता है कि कंपनी समता अंशों के सहारे ही बिजनेस करती है, यानी समता अंशों पर निर्भर करके ही बिजनेस करती है, अपना बिजनेस ऑपरेशन करती है। लेकिन नहीं, यहाँ समता व्यापार का मतलब इसका उल्टा है। देखिए, किसी भी कंपनी में दो तरह की पूंजी लगी होती है। एक होता है ऑनर्स फंड, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग आते हैं। दूसरा होता है ऑनर्स फंड कहिए या ऑनर्स कैपिटल कहिए। दूसरा होता है बोरोड ऑब्लिक फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। इसमें क्या आता है, इसमें डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स इत्यादि आते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ, एक तो मालिक लोग, कंपनी के ऑनर ग्रुप जो है वो अपना पैसा लगाता है, जिसे हम इक्विटी शेयर कहते हैं। आपको पता है कि रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का ही भाग होता है, जिससे भावी जरूरतों को रोक कर रखा जाता है, तो वो भी ऑनर कैपिटल का ही भाग माना जाता है। दूसरा बोरोड कैपिटल या फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, स्थिर लागत पूंजी या उधार पूंजी। तो कंपनी डिबेंचर के द्वारा, पब्लिक डिपॉजिट के द्वारा आम जनता से लोन लेती है या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेती है, इसको हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल। और किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, पूंजी संरचना होती है, उसमें ये दोनों पूंजी का समावेश होता है। यानी कंपनी का जो फंड होता है, कैपिटल फंड होता है, उसमें ये दोनों तरह के कैपिटल होते हैं। ऑनर्स कैपिटल भी होता है और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी होता है। दोनों मिलाते हैं तब जाकर कंपनी का कैपिटल फंड बनता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि एक कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में समता अंशों की संख्या कम से कम रखे और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा कर दे। जब एक कंपनी अपने पूंजी संरचना में ऑनर्स कैपिटल कम से कम रखे और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा रखे, तो इसी कैपिटल स्ट्रक्चर को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है, समता पर व्यापार कहा जाता है। क्या मकसद है भाई इसका? क्यों मालिक लोग अपना पैसा कम लगाना चाहते हैं, बाहर से कर्जा कम ज़्यादा लेना चाहते हैं, या कब ये इस तरह का स्ट्रक्चर सक्सेसफुल है, सफल है, कब सफल नहीं है? तो याद रखिए, इसका मकसद यही है
कि कर्जों पर बिजनेस को चलाया जाए, बिजनेस को ऑपरेट किया जाए, अपना पैसा कम लगा के कर्जों की रकम पर बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए। इसमें एक और आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, इसी में आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फॉरवर्ड कैपिटल में। तो इसका मकसद होता है कि अपना पैसा हम कम से कम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेकर बिजनेस को ऑपरेट करें, बिजनेस को, कंपनी को चलाएं और चला कर लाभ कमाएं। इसका एक और उद्देश्य होता है कि अंशधारियों को अधिक से अधिक आय दिलवाया जाए, अंशधारियों को ऊंचे दर से लाभांश दिलवाया जाए, अधिक से अधिक आय दिलवाया जाए। आपको याद रखना चाहिए कि जो बोरोड फंड कैपिटल होता है या फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होता है, उस पर ब्याज का दर, लाभांश का दर फिक्स होता है। कंपनी को अधिक लाभ हो या कंपनी को कम लाभ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उसी दर से लाभांश दिया जाएगा, उसी दर से ब्याज दिया जाएगा जो पहले से फिक्स है। तो ये सिस्टम तभी सक्सेस होता है जब कंपनी को अधिक लाभ होता है। जब कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल पर ब्याज देने के बाद और डिविडेंड पर टैक्स देने के बाद जो लाभ बचता है वो ज़्यादा होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ऊंची दर होती है। ब्याज, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, कर्जों पर ब्याज और लाभांश पर कर को देने के बाद जो लाभ बचे, वो जब ब्याज और लाभांश और कर से ज़्यादा हो तो वैसी स्थिति में ही इस तरीके को हम अपनाते हैं। अब जिन कंपनियों में लाभ कम हुआ हो, यानी जिन कंपनियों में पता चले कि जितना लाभ हम बच नहीं रहा है उससे ज़्यादा हम ब्याज दे रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर ये सिस्टम फेल्योर है, वहाँ सिस्टम लागू नहीं होता है। वहीं पर ये सिस्टम लागू होता है जहाँ कमाई ज़्यादा होती है, लाभ कम ज़्यादा होता है और ब्याज, टैक्स, लाभांश पर टैक्स, ब्याज, अपूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद जो बचा हुआ लाभ है वो ज़्यादा होता है उससे। तो दो तीन मकसद है इसके। एक तो है कि कर्जों की रकम पर ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेकर बिजनेस को चलाना, दूसरा है प्रति अंश लाभांश के दर को बढ़ाना, यानी अंशधारियों को अधिक से अधिक लाभांश दिलवाना, अपने कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू ऊंचा करवाना। जब अंशधारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में हिस्सा मिलेगा तो स्वाभाविक है उस कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू ऊंचा होगा। और तीसरा है कि कंपनी के वोटिंग राइट्स पर कंट्रोल करना। जब समता अंशों की मात्रा कम होगी, संख्या कम होगी, समता अंशधारी कम होंगे, यानी वोट देने वाले भी कम होंगे कंपनी संबंधी मामलों में, तो फिर वहाँ कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर कंट्रोल करना आसान होगा। तो दो तीन मकसद से समता व्यापार। तो फिर मैं क्लियर कर दूं, समता व्यापार का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर की मात्रा हम ज़्यादा रखें। इसका मतलब ये है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑनर्स फंड, ऑनर्स कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल की मात्रा कम से कम रखें और जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है, इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें और इक्विटी शेयर कैपिटल की मात्रा हम कम से कम रखकर कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करें, तो उसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चलिए और क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।